मकूला हम सब ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होता है कि दांत अच्छे तो सेहत अच्छी, जो 100% दुरुस्त भी है, क्योंकि अगर आपके दांत सेहतमंद ना हो तो आप कुदरत की पैदा करदा बेशुमार नेमतों को खाने से महरूम हो जाते हैं। और मुंह और दांतों की सेहत और सफाई से जहां हमारी शख्सियत में निखार पैदा होता है, वहीं शख्सियत बाअसर और मोहतात रवैये को भी ज़ाहिर करती है। और वहीं अगर दांतों की पिलाहट और मुंह से बदबू का आना हमारी शख्सियत को तबाह भी कर देता है, तो दांतों और मसूड़ों की सेहत सारे जिस्म की जामन होती है। लेकिन हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों में लापरवाही की वजह से अक्सर लोग देखते हैं हम लोग कि दांतों और मसूड़ों के मसाइल का शिकार नजर आते हैं। और ख़ास तौर पर बच्चों की बात की जाए तो आजकल की मॉडर्न खुराक जिसमें चिप्स आ जाती हैं जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स के इस्तेमाल वगैरह से दांतों की जो सेहत है उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है। और अक्सर बच्चों के दांत छोटी उम्र में ही ख़राब हो जाते हैं और उन मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तरीका इलाज भी मुतारिफ करवाए जाते हैं। तो दांतों की पिलाहट ख़त्म करने के लिए वाइटनर्स दस्तयाब हैं इस वक्त मार्केट में, लेकिन डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर इनका इस्तेमाल नुकसानदेह साबित भी हो सकता है। दांतों को कौन कौन से मसाइल लाहक हो सकते हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान ज़िया हैं, डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर ज़िया, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे हों या फिर बूढ़े, हर किसी को दांतों का मसाइल रहते ही हैं, लेकिन कॉमन मसाइल कौन से हैं जिसके पास जो लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं उसकी शिकायत लेकर? जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे मसाइल भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं और इसी मुनासबत से तरीका इलाज भी बढ़ रहे हैं, रिसर्च भी हो रही है। मेरे पास मैं पिछले कुछ सालों से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो कैविटीज़ है दांतों में, ठीक है, खाना फंसता है, खाना चबाने से दर्द होती है, सेंसिटिविटी है, ठंडा खाते हैं तब दर्द फील होता है, मीठा खाते हैं तब, गर्म खाते हैं तब, खाना चबाने में पेन। फिर जो सेकंड हाईएस्ट प्रॉब्लम है वो मुंह से बदबू का आना है। ओके, ठीक है। उसके बाद बच्चों के दांत टेढ़े होते हैं या आड़े तिरछे होते हैं। और जो आजकल एक और ख़तरनाक बात देखने में आ रही है वो ओरल कैंसर्स हैं। ओके, जो कि पान, छालिया, गुटखा, जो कि हमारे अक्सर कुछ कल्चर का हिस्सा भी हैं और कुछ हमारी डाइट का हिस्सा भी हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादा लोग जो आ रहे हैं आपके पास, ये ज़्यादा कॉमन मसाइल बनते जा रहे हैं। लेकिन मतलब आपको क्या लगता है हमारी कौन कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारी ओरल हाइजीन या ओरल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है? हमारा लाइफस्टाइल, हमारी खुराक, किस चीज़ में ज़्यादा हम लोग लैक कर रहे हैं? इसमें कुछ हमारी डाइट हैं, कुछ हमारी आदतें हैं, कुछ सोशल नॉर्मेलिटीज़ हैं जिनको हम नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल एक मिथ ये है कि सुबह उठ के ब्रश करना है। अब सुबह उठ के ब्रश करने का मेडिकली कोई फ़ायदा नहीं है आपको, दूसरों को फ़ायदा है कि उनको आपके मुंह से बदबू नहीं आती। जो असल ब्रशिंग टाइम है वो रात को सोने से पहले, ठीक है, क्योंकि 6-7 घंटे 8 घंटे जितनी भी आप नींद लेते हैं उसमें जो खुराक के जो माइक्रो ग्राइंडेड पार्टिकल्स जो मुँह में रह जाते हैं वो हमारे थूक के साथ मिलके मुख्तलिफ एसिड्स बनाते हैं जो कि दांतों और मसूड़ों को ख़राब करते हैं। मसूड़ों से बदबू आती है, दांतों में पिलाहट आती है, दांतों में कीड़ा लगता है। पहली बात ये कि हम ब्रश जो सुबह उठ के करते हैं और रात को नहीं करते, इसका कोई फ़ायदा नहीं। सुबह उठ के करें ज़रूर, ठीक है, लेकिन रात को करके सोएं। दूसरा जिसमें फैक्टर है वो है स्टिकी चीज़ें जो दांतों पे चिपकी रह जाती हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, नशास्ता, चावल, आलू और इस तरह के जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना, और आप खाने के बाद ब्रश नहीं कर पाते तो ये आपके दांतों के लिए ख़राब, ये हमारी दांतों की ओरल हाइजीन को ख़राब करते हैं। तीसरा ये कि जो दांत तो अल्लाह ताला ने नॉर्मल ग़िज़ा खाने के लिए, हम उससे छालिया या पत्थर चबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये दांतों के लिए नुकसानदेह है। फिर कुछ लोग नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, वो दांतों के लिए नुकसानदेह है। कुछ बच्चे जो और बड़े जो कुछ थोड़े से नफसियाती मसाइल का शिकार होते हैं वो रात को सोते वक्त दांत पीसते हैं, जिसको नाइट ग्राइंडिंग या ब्रक्सिज्म कहते हैं। ये हमारे दांतों को ख़राब करता है। और तीसरा ये कि फिज़ी ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी हमारे दांतों को ख़राब कर सकते हैं। ड्रिंक्स को बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि जब इस तरह की पिलाहट की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो वाइटनिंग या स्केलिंग की तरफ जाते हैं कि डॉक्टर के पास जाके करवा लें। हमें ये वाइटनिंग और स्केलिंग के हवाले से बताइएगा, ये कितने अहमियत के हामिल है और दूसरा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बिल्कुल, खूबसूरत नज़र आना सबका हक है, बेशक, और दांत जब तक आपके साफ़ सुथरे या खूबसूरत नहीं होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी का एक इमेज ऐसा बन जाता है कि अगर आपके दांत पीले हैं तो कोई आपकी बात तवज्जो से नहीं सुनेगा। मुंह से बदबू और ये तब भी लोग आपके पास बैठने से गुरेज करेंगे यार। तो ये जो वाइटनर हैं या ब्लीचिंग हम कहते हैं, ये करवाना कतई नुकसानदेह नहीं है, बट
डेंटिस्ट के पास जाके पहले ये देख लें कि आपके दांत इस काबिल हैं कि उस वाइटनिंग करवा सकें, क्योंकि वाइटनिंग के बाद अमूमन देखा गया कि सेंसिटिविटी की शिकायत आती है, क्योंकि इसमें वो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरे सोडियम परबोरेट एक केमिकल है जिससे हम दांतों को करते हैं साफ अल्ट्रावायलेट बीम के साथ, तो ये हर किसी को सूट नहीं करता, बहुत थोड़े लोग हैं जिनको सूट नहीं करता। तो क्या डॉक्टर साहब वाइटनिंग और स्केलिंग एक ही चीज़ है या अलग अलग है? नहीं, स्केलिंग बेसिकली दांतों से दाग दूर करने को कहते हैं, या दांतों पे जो प्लाक या टार्टर जम जाता है जो नॉन ब्रशिंग हैबिट से या ब्रश करते हैं और सही तरीके से ना किया जाए, उससे जो टार्टर या कैलकुलस जमता है उसके साफ करने के अमल को हम स्केलिंग कहते हैं। और वाइटनिंग है दांतों को सफेद करने का प्रोसेस, उसको कहते हैं। दोनों में फ़र्क है, लेकिन स्केलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ब्लीचिंग और वाइटनिंग। हम पहले वो दाग और वो दूर करेंगे तो वाइटनिंग काम करेगी। ठीक है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? अगर अमूमन नहीं है तो इसको कितनी देर बाद करा लेना चाहिए, मतलब हमारे दांतों को कितनी ज़रूरत होती है? स्केलिंग तो जो WHO कहते हैं वाले कहते हैं वो तो साल में 2 दफ़ा कहते हैं। ठीक है, मतलब हर 6 महीने बाद आपको करानी चाहिए। जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, चाहे कुछ भी ना हो। उसमें ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा बहुत जो मसला होता है वो जल्दी पकड़ा जाता है और तकलीफ़ और जो इलाज के अखराज आते हैं वो कम हो जाते हैं। बाकी वाइटनिंग की बात, तो वाइटनिंग आप जब देखेंगे आपके दांत पीले हो रहे हैं करवा लें, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, इज बैड। बिल्कुल ऐसी ही है। दूसरा, जैसे आपने बात की कि टेढ़े दांत भी हो जाते हैं, बच्चों के बचपन से इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, तो किस उम्र से अगर बच्चों के दांत टेढ़े हैं तो उनको ब्रेसेस लगवाने की ज़रूरत हो जाती है, और क्या ब्रेसेस के बाद वो जो दांत है वो सही हो जाते हैं? पहले तो हम ये देखेंगे कि दांत टेढ़े होते क्यों। ठीक है, दांत टेढ़े होने की सबसे बड़ी वजह ये है बॉटल फीडिंग, या बच्चे जो थंब सकते हैं, अंगूठा चूसते हैं। जब बच्चे को अब शुरू से ही पैदाइश के बाद से फीडर पे लगा देंगे तो जो सकिंग इफेक्ट बच्चा लेता है, फीडर के निप्पल को चूसता है, तो उसका तालू तंग हो जाता है। ठीक है, तालू में जब स्पेस कम होगी तो जब दांत उगेंगे तो उनको तो उगने ही है, वो आगे पीछे भी टेढ़े मेढ़े उगते हैं। वजह तो ये आ गई। या कुछ बच्चे जो थंब सकर्स होते हैं वो भी सेम एक इफेक्ट आता है उनका तालू तंग होने का। पहली वजह तो ये कि हम दांतों हमने देख लिया कि दांत टेढ़े क्यों हुए। अब सीधे होने का जो है वो 12 साल की उम्र से पहले नहीं करते हम, क्योंकि 12 साल की एज तक मुंह में 2 तरह की डेंटिशन होती है, मिल्क डेंटिशन यानी दूध के दांत, और कुछ परमानेंट डेंटिशन पक्के दांत। तो 12 साल की एज तक दूध के सब दांत गिर जाते हैं, उसके बाद हम ये ब्रेसेस या लाइनर्स का काम शुरू करते हैं। ठीक है, और कितने चांसेस होते हैं कि हमारे दांत ठीक हो जाएं, टेढ़े ना निकलें फिर उसके बाद? ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे। जितना लेट आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे उतना ही उसके रिकवरी के चांसेस परसेंटेज कम होगी और उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। जहाँ 1 साल लगना वहाँ 1.5 साल लगेगा, 2 साल लग जाएंगे। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छे दांत हो जाते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन उसके बाद जो लोगों ने एहतियात करनी होती है उस हवाले से, वो लोग करते हैं? बिल्कुल, जिन्होंने पैसे इतने ज़्यादा खर्च चुके, इलाज महंगा है, तो करते हैं। क्योंकि ब्रेसेस के बाद जब दांत सीधे हो जाएं या लाइनर्स के बाद दांत सीधे हो जाएं तो उसके बाद 6 से 8 माह तक हम रिटेनर्स लगवाते हैं, जो कि रिटेन करते हैं दांतों को उस टेढ़ी मेरी पोजीशन से एक अलाइंड पोजीशन में आने के बाद। क्या वो 24 आवर्स लगते रहते हैं? बिल्कुल, जो ब्रेसेस हैं, जो कि अब निस्बतन पुराना तरीका हो गया ब्रेसेस का, लेकिन लोग करते हैं, उसमें 24 घंटे लगे रहते हैं। जो अलाइनर्स हैं वो एटलीस्ट 22 घंटे लगाने होते हैं, और खाना वो उतार के खाना होता है, क्योंकि खाना लगा के खाना खाएंगे तो अलाइनर्स टूट जाएंगे। और आजकल डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि अगर दाढ़ें निकलवाने का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आजकल रवाज आ रहा है कि दाढ़ें निकलवा के क्राउनिंग करवाई जा रही है। हमें बताइए क्राउनिंग होती क्या है और क्या इस तरह हम अपनी दाढ़ें निकलवा सकते हैं? ठीक है, अब कोशिश ये करनी चाहिए कि दाढ़ें बच जाएं। मतलब वो इलाज दंदा खराज दंदा एक पुरानी बात होगी। अब तो टेक्निक्स और मेथडोलॉजी इतनी आ गई कि अब रूट केनाल ट्रीटमेंट करके दांतों को बचाया जाता है और फिर उसके बाद ऊपर उसके क्राउन लगा दिए जाते हैं। आपने जो बताया कि जी दाढ़ें निकलवाने का बाद उसके वो क्राउन नहीं, वो ब्रिज कहलाता है। यानी कि एक दांत निकाला गया तो उसके साथ के 2 दांतों को ग्राइंड करके उनके ऊपर क्राउन चढ़ाए गए, उसके साथ वो मिसिंग दांत जुड़ा होता है जो कि ब्रिज कहलाता है। मल्टीपल क्राउन्स आर कॉल्ड ब्रिजेस। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि अब इससे आगे ही एक इन्वेंशन आ गई, जिसको डेंटल इम्प्लांट्स कहते हैं। यानी कि अब आपने दांत निकलवा दिया तो आपको साथ वाले ग्राइंड करवा के तो ब्रिज या क्राउनिंग की जरूरत नहीं है। उसी निकली हुई जगह पे हम ड्रिल करके एक टाइटेनियम का इम्प्लांट वहाँ पे लगा देते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट इज मच बेटर देन द ब्रिज और क्राउन। और दूसरा देखते हैं कि विजडम टूथ की अगर बात की जाए तो वो जब निकल रहा होता है तो बहुत तकलीफ दे वो मरहला होता है, तो उसको भी निकलवा दिया जाता है। वो विजडम टूथ को तो निकाल देना चाहिए,
अच्छा। क्योंकि ये हमेशा जब मुंह में उगता है तब तकलीफ देता है, exactly, मुंह में रहता है तब तकलीफ देता है, क्योंकि वहाँ तक ब्रश जाता ही नहीं है और खाना वहाँ फंसा रहता है। और वो आमतौर पे वो अक्सर विजडम टीथ जो होते हैं वो कीड़े लगे के साथ ही हमारे पास आते हैं। फिर इसको निकालना भी एक तकलीफ प्रोसेस है, आमतौर पे टेढ़ा होता है और ये फिर सर्जिकली निकालना पड़ता है। सो जैसे ये नजर आए इसको निकलवा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना वहाँ तक जाता है। वो एक मिथ भी है ना कि अगर आप अकलदार निकलवा देते तो आपकी अकल ही नहीं आती। ये बड़े मजे की मेरे प्रोग्राम में लोग पूछते हैं जिसको अकलदार क्यों कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने भी बताया कि 12 साल की एज तक सब दांत आ जाते हैं आपके, लेकिन अकलदार आती 17 साल की उम्र तक, उससे पहले नहीं आती। तो चूंकि ये देर से आती है और अकल भी देर से आती है, तो इसका नाम अकलदार रखा गया। ओके, ठीक है, ये इस वजह से आती है।